जिस डगर पे तुम चल रहे हो वो डगर भूल भुलैया है। अगर पार कर लिए तो हर सवाल का जवाब है। अगर हार गए तो सबका सब बेकार है। अमरेंद्रपुर राज्य के राजा उस वक्त चिंता में आ रहे थे जब उन्हें पता चलता है कि उनके राज्य महल से 2 और सैनिक गायब हो चुके हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक उनके राज्य महल से करीब 10 सैनिक गायब थे। हमारे राज्य महल में कौन है वो गद्दार जो हमारे सैनिकों को गायब कर रहा है? एक गद्दार तो हमारे कारागार में है। क्या उनके अलावा भी कोई और गद्दार हमारे राज्य महल में मौजूद है जो हमारी ही नमक खाकर हमसे ही गद्दारी कर रहा है? माफ कीजिए राजा जी, लेकिन मैंने अब तक जिन सैनिकों को लापता होते हुए अपनी आंखों से देखा है वो अचानक से पलक झपकते ही गायब हो गए थे। महाराज, इस रहस्य को सिर्फ एक ही इंसान सुलझा सकता है और वह है काशीनाथ। मंत्री जी, आप अच्छे से जानते हैं कि काशीनाथ को हमने कारागार में सैनिक के लापता होने के आरोप में ही कारागार में डाला है। फिर आप उस गद्दार का नाम कैसे ले सकते हैं? अब तक हमारे राजमहल से करीब 10 सैनिक गायब है और यह बहुत बड़ी संख्या है। हमें ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए राजा जी। राजा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। अब अगले दिन ही राज्य महल में उस वक्त हाहाकार मच जाता है जब राजकुमारी अपने कक्ष से गायब होती है। राजा जी, मैंने बिना पलक झपकाए बिना आंख बंद किए रात भर पहरा दिया है और यह संभव ही नहीं कि राजकुमारी के कक्ष में कोई जा सके। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मंत्री से कहकर राजा काशीनाथ को कारागार से निकलवाता है और काशीनाथ सर झुकाए राजा के सामने आकर राजा को प्रणाम करता है और राजा वीरेंद्र सिंह से कहता है, कहिए राजा जी, क्या आज्ञा है? हमने तुम्हें कुछ समय पहले सैनिक के लापता होने के आरोप में कारागार में डाला था। उस वक्त तुम एक ही बात कह रहे थे कि तुमने सैनिक को अपनी आंखों से गायब होते हुए देखा। उसके सामने एक काली परछाई आई और सैनिक वहां से गायब था। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था और आज भी मैं यही कहूँगा कि मैंने एक काली परछाई को देखी। उसके बाद राजमहल के बाहर पहरा दे रहे सैनिक गायब हो गए और वो काली परछाई जंगल की तरफ से आई थी, एक हवा की झोंके की तरह। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। अगर तुम उस काली परछाई को पता लगा लेते हो तो मैं तुम्हारे परिवार को आजीवन मुक्त भोजन करवाऊंगा और तुम्हें कारागार के कैद से आजादी मिल जाएगी। महाराज, इन सब की कोई जरूरत नहीं। आपकी आज्ञा सराखों पे। मैं जल्द ही इन रहस्यों को सुलझा कर रहूंगा, लेकिन इन रहस्यमय सफर में मुझे एक घोड़े की जरूरत है। तुम्हें जितने घोड़े, हाथी, तलवार, भाले, सैनिक, जो भी कुछ चाहिए तुम ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना मेरे साथ छल करने की भूल ना करना। आपका नमक खाकर नमक हरामी की सोच भी नहीं सकता। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं चलता हूँ। इतना कहकर काशीनाथ राजमहल से घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाता है। इस सफर में मुझे काफी मुश्किलें आने वाली है, लेकिन मुझे इन मुश्किलों का सामना डट कर करना होगा। काशीनाथ घोड़े पर सवार जंगल में कुछ दूर ही चलता है, तभी उसे एक पैर के पास एक साधु बाबा दिखाई देता है, जिसे काशीनाथ घोड़े से उतरकर प्रणाम कर रहा होता है। तभी उस साधु की आंख खुल जाती है। जिस सफर के लिए तुम निकले हो वो सफर आसान नहीं। अभी भी वक्त है, लौट जाओ, और अगर लौट नहीं सकते तो अपने अंदर हिम्मत रखो। बाबा, क्या इस सफर में आप मेरे पहले पहलू हैं? जिस डगर पे तुम चल रहे हो वो डगर भूल भुलैया है। अगर पार कर लिए तो हर सवाल का जवाब है। अगर हार गए तो सबका सब बेकार है। इतना कहकर साधु आंख बंद कर साधना में लीन हो जाता है और काशीनाथ वहां से चला जाता है।
कुछ दूर चलने पर काशीनाथ को एक घायल कौवा दिखाई देता है। अरे, ये तो कौवा घायल है। मेरा बच पाना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारी राह आसान कर देता हूँ। यहाँ से जंगल के चौथे मुहाने पर एक बड़ा सा पुष्प है जो सूर्यास्त होने से ठीक पहले ही खिलता है। उस पुष्प में तुम सवार हो जाना, जहाँ तुम्हें एक जादुई दुनिया मिलेगी। उस जादुई दुनिया का जादूगर बुरे कामों के लिए ही जाना जाता है, लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं। उसके पास एक जोकर की पत्ती होगी। उस पत्ती के जलते ही उसकी जादुई नगरी ढह जाएगी। इतना कहकर वो कौवा दम तोड़ देता है। आगे चलकर काशीनाथ उस 4 मुहाने वाले जंगल को ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी वो 4 मुहाने वाले जंगल मिल ही नहीं रहा होता। सूर्यास्त होने को था, तभी उसे नाक तक फूलों की एक सुगंध पहुंचती है और उस सुगंध का पीछा करते हुए वो उस बड़े से पुष्प तक पहुंचता है और सूर्यास्त होने से कुछ ही सेकंड बाद उस बड़े से पुष्प पर सवार हो जाता है और जा पहुंचता है राजा राणा प्रताप के राज्य में, जहां बड़ी दरबार में राजकुमारी और राजा वीरेंद्र सिंह के सैनिक को कैद करके रखा गया था। आइए आइए कासिमनाथ, हमें आपका ही इंतजार था। तो आप राजकुमारी को बचाने आए हैं? लेकिन राजकुमारी की तो आज रात मेरे इकलौते पुत्र राजकुमार भानु प्रताप के संग विवाह है। क्या इसकी खबर राजा वीरेंद्र प्रताप को नहीं? ओहो, बड़े अफसोस की बात है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं। राजा वीरेंद्र प्रताप मेरे पुत्र भानु प्रताप संग अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह के प्रस्ताव पर हाँ कर देते तो हमें ऐसा कदम ना उठाना पड़ता। ये आप गलत कर रहे हैं। इसमें राजकुमारी की नामंजूरी है, तो ये विवाह कैसे हो सकता है? जोर जबरदस्ती से? तभी तो यहाँ सबसे ख्यालाती प्राप्त जादूगर लिलीपुट को दरबार में इतना मान सम्मान दिया गया है। क्यों राजा जी? मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अवरेंद्रपुर राज्य के सैनिकों और राजकुमारी चंद्रमुखी को सम्मानित जाने दीजिए। अरे राजा जी, ये तो हमें धमकी दे रहा है। क्यों तुम कुत्ता, बिल्ली, सांप या फिर एक बिच्छू बनना पसंद करोगे? जादूगर से पंगा पड़ेगा बहुत महंगा। मैं बहुत सम्मान से आप लोगों से अपने राज्य की राजकुमारी चंद्रमुखी जी को ले जाने आया हूँ। मुझे राजा जी ने ये काम सौंपा है और मुझे अपनी ईमानदारी भी तो साबित करनी है। तुम्हें सारी कहानी बता चुके हैं हम। अगर तुम्हें यहाँ से जाने का मन ना करे तो हमारा कारागार भी बहुत अच्छा है। यहाँ तो दिन में भी उजाला नहीं होता। जादूगर को अब काशीनाथ की बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि काशीनाथ एक ही रट लगाया था कि अवरेंद्रपुर की राजकुमारी और सैनिकों को छोड़ दिया जाए। तभी जादूगर अपने तोते को इशारा करता है और तोता पास में रखे ताश की पत्तियों में से जोकर की पत्ती उठाकर जैसे ही जादूगर को देने जाता है, कासिम तोते के मुंह से वो पत्ती लपककर राजकिले के मसल में जल रहे एक मसल में उस जोकर की पत्ती को डाल देता है। पत्ती जलने लगती है, वैसे ही जादूगर लिलीपुट भी जलकर भस्म होने लगता है। तुम्हें किसने बताया कि इस जोकर की पत्ती में मेरी जान बसती है? मुझे तो लगता है ये बात आपके भाई ने ही बताई होगी, जिन्हें आपने कुछ देर पहले कौवा बनाया था। हो सकता है उसकी मुलाकात काशीनाथ से हुई है। बहुत समझदार हो तुम, अपने जादूगर मालिक के साथ रहते हुए। इतनी तो समझ है तुझमें। अब मुझे किसने क्या बताया, इन सब पर समय गंवाने से अच्छा अपने इन जादुई राज्य को तो बचा लो, जो कुछ देर में ढहकर सामान्य हो जाएगा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी काशीनाथ, और अवश्य मिलेगी। जादूगर जलकर भस्म हो रहा था। तोता भी अपने काबू में नहीं था। जादूगर से बनाया हुआ जेल जो दरबार में मौजूद किया गया था, जिसमें सैनिक और राजकुमारी थी, वो सब जादूगर के भस्म होते ही गायब हो जाते हैं। बाकी जादू से बनी हुई चीज भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। सैनिक इस वक्त आसपास में रखे हुए भाले उठाते हैं
और राणा प्रताप के सैनिक पर हमला बोल देते हैं। किसी को नहीं छोड़ना सैनिकों, और कोई राह में आए तो उन्हें मौत के घाट उतार दो। हमारा यहाँ से निकलना अत्यंत जरूरी है। मैं राजा जी से वादा करके आया हूँ कि मैं राजकुमारी चंद्रमुखी जी को अवरेंद्रपुर राज्य के महल में लौटाकर अवश्य लाऊंगा। वीरेंद्र सिंह ने मुझसे बगावत मोल ली है, इसकी सजा तो उसे मिलेगी। और यह दुश्मनी अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि जंग में तबाही हो गई है। आप अपनी दुश्मनी जारी रखिए। मैं जो करने आया था कर चुका हूँ। अब मैं अपनी ईमानदारी साबित करने के साथ साथ राजा जी को उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी भी सही सलामत लौटा दूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। सैनिक राणा प्रताप को पकड़ लेता है और उस राज्य के बाकी सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। जादूगर तो पहले ही भस्म हो चुका था और राजकुमारी को सही सलामत काशीनाथ राजा वीरेंद्र सिंह को सौंप देता है। वीरेंद्र सिंह भी काशीनाथ के बहादुरी पर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने काशीनाथ को जिस आरोप में कारागार में डाला था वो भी झूठ साबित हुआ और राजा उस वक्त काशीनाथ को अपने अगले मंत्री के लिए चयन करता है।